रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ा था, द्विघातीय बहुपद के बारे में पढ़ा था, त्रिघातीय बहुपद के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया था। कब पढ़ा था आपको याद होगा, अगर याद नहीं भी है तो मैं याद दिला देता हूँ। जब आपके सेट एग्जाम की तैयारी चल रही थी ना, उससे पहले। ठीक है, तो इस क्लास को हम वहीं से आगे शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ पोलोनियम, एक पोलोनोमियल यानी बहुपद के प्रकार, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय क्या होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिए थे पिछली क्लास में। तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि एक पदीय क्या होता है, जिसमें एक पद हो, जैसे x। द्विपदीय क्या होता है, जिसमें दो पद हो, जैसे x+5। त्रिपदीय क्या होता था, जिसमें तीन पद हो, जैसे x² + 5x - 7। ठीक है, तो एक पदीय मतलब देखो इसमें कितने पद हैं, एक पद है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक पदीय। ठीक है, सभी लोग बताइए, भूले तो नहीं हो ना। इसमें कितने पद हैं, x+5 में दो पद है, पहला पद है x, दूसरा है 5, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विपदीय। ठीक है, इसमें कितने पद हैं, पहला कौन सा है x², दूसरा कौन सा है 5x, तीसरा कौन सा है -7, तो इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिपदीय। ठीक है, ये हमने पढ़ा था प्रकार में। ठीक है, बहुपद के प्रकार में। चलिए, तो एक क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। उस क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं, उससे हमें याद भी आ जाएगा कि क्या होती थी ये सब चीजें। वैसे मैंने आपको बता दिया है। ये क्वेश्चन है, आपको इसमें से बताना है कि निम्न में से कौन सा, अच्छा क्यूबिक, एक मिनट, इसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि द्विघातीय बहुपद, है ना, तीन चीजें और हमने पढ़ी थी, रैखिक बहुपद, है ना, इसको एक बार बता दूं फिर तभी क्वेश्चन करते हैं। रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद भी हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो देखो ये भी बहुपद के प्रकार थे, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, लेकिन ये प्रकार थे पदों के आधार पर, है ना। जैसे इसमें एक पद तो एक पदीय, दो पद तो द्विपदीय, तीन पद तो त्रिपदीय। ये भी बहुपद के प्रकार हैं, लेकिन ये किसके आधार पर है, घातांकों के आधार पर। किसके आधार पर, घातांकों के आधार पर। मतलब अगर चर की अधिकतम घात एक है, ठीक है, अगर रैखिक में क्या होता है, चर की अधिकतम घात एक होती है। रैखिक में क्या होता है, चर की अधिकतम घात कितनी होती है, एक होती है। जैसे मैं कहूं x+5, ये क्या है, ये एक रैखिक बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसमें चर क्या है, x, और उसकी घात कितनी है, एक, तो इसलिए ये क्या है, एक रैखिक बहुपद है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था द्विघातीय बहुपद के बारे में। उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा था, द्विघातीय बहुपद के बारे में। द्विघातीय बहुपद में क्या होता था, चर की अधिकतम घात दो होती थी। चर की अधिकतम घात कितनी होती थी, दो होती थी। जैसे मैं लिख दूं यहां पर, मानो x² - 5x+6, तो इसमें चर क्या है, x है। चर क्या है, x है, और x की अधिकतम घात यहां पर दो है ना। अधिकतम से मतलब ज्यादा, मैक्सिमम। तो आप देखोगे इसमें चर की अधिकतम घात दो है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, द्विघातीय बहुपद। ठीक इसी प्रकार त्रिघातीय बहुपद होता था। त्रिघातीय बहुपद में क्या होता था, चर की अधिकतम घात तीन होती थी। जैसे x³ - 5x² + 7x, तो इसमें चर क्या है, x है। इसमें चर क्या है, x है, और अधिकतम घात x की कितनी है, तीन है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला था, त्रिघातीय बहुपद। तो ये थे बहुपद के प्रकार घातों के आधार पर। ठीक है, ये हमने पढ़े थे। ओके, कोई डाउट किसी को, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर त्रिघातीय बहुपद आपको इसमें पहचानना है। क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा कौन सा त्रिघात बहुपद नहीं है, ये आपको इसमें पहचानना है, पोल में इसका आंसर करना है। तो त्रिघात बहुपद की पहचान मैंने क्या बताई, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, तीन हो। इसमें आपको बताना है कौन सा त्रिघातीय बहुपद नहीं है। ठीक है, पोल में आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे पोल में। चार ऑप्शन है, यस करिए। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद एक त्रिघातीय बहुपद नहीं है।
जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है, गुड इवनिंग सभी को। और काफी दिन बाद, 4-5 दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपके एग्जाम अच्छे गए होंगे सभी लोगों के। यस, वेरी गुड। ओके, एक बार सबको हेलो बोल देता हूँ। हेलो मनीषा, हेलो तानिया, हेलो सानिया, हेलो सचिन, हेलो समीर कागरा नाम से, हेलो अंजलि, हेलो साहिल एंड उमेश, हेलो। चलो, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए, वेरी गुड। ओके, सबका आंसर अभी नहीं आया है, लेकिन जितने बच्चों का आंसर आया है उसमें से सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सबका एकदम सही है। एक्सीलेंट। जल्दी से आंसर कर दीजिए, 3 लोग और बचे। 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो हाँ जी, तो आपको इसमें क्या बताना था कि कौन सा त्रिघात बहुपद नहीं है। डी, अंजलि ने बोला है डी, साहिल ने भी डी बोला है। ठीक है, तो डी ही होगा इसका आंसर। वो क्यों होगा? क्योंकि आप देखो, इसमें चर क्या है? वाई। इसमें चर क्या है? वाई, और वाई की अधिकतम घात 3 है। और अगर वाई की अधिकतम घात 3 है, अच्छा मनीषा ने भी डी बोला है, उमेश कुमार नाम से स्टूडेंट है, उन्होंने भी डी बोला है। तो अगर चर की अधिकतम घात 3 है तो ये क्या होता है? त्रिघात बहुपद। तो ये तो है त्रिघात, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी चर की अधिकतम घात 3 है, तो ये भी है। इसमें भी चर की अधिकतम घात 3 है, तो सी ऑप्शन भी त्रिघात बहुपद है। इसमें देखो चर की अधिकतम घात कितनी है, यहां देखो, z प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8 z स्क्वायर की घात 3। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? z प्लस जेड स्क्वायर माइनस, देखो घात के ऊपर जब घात हो तो मैंने आपको बताया था a की घात m की घात n बराबर होता है a की घात mn। याद है ये वाला नियम कि जब घात के ऊपर घात हो तो घातांकों की क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। तो m और n की गुणा हो जाती है। ठीक इसी प्रकार 2 और 3 की गुणा हो जाएगी, तो कितना बचेगा? 8z की घात 6। और यहां पर जो चर z है उसकी अधिकतम घात कितनी आ गई? 6। तो इसीलिए ये त्रिघात बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जो कि 95% लोगों का आंसर सही था। तो ये था जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब हम शुरू करते हैं एकदम नया टॉपिक, फ्रेश टॉपिक, जिसका नाम है, और बहुत ही आसान, समीकरण। एक समीकरण क्या होती है, एक इक्वेशन क्या होती है? तो शुरू करते हैं। एक समीकरण दो व्यंजकों की क्या दर्शाता है? समानता को दर्शाता है। देखो, समीकरण में क्या शब्द आ रहा है? सम आ रहा है। समीकरण में क्या शब्द आ रहा है? सम। सम का मतलब होता है, ऐसे आपको क्या है ना, चीजों को याद रखने में आसानी होती है जब आपको नाम से ही सब पता चल जाए, है ना। समीकरण, इसके नाम पर जाओ ना, सम। सम का मतलब समानता। यानी एक समीकरण क्या दर्शाता है? समानता दर्शाता है। किसकी समानता दर्शाता है? दो व्यंजकों की। ठीक है, एक समीकरण दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है। ठीक है, ये लाइन सबको क्लियर हुई? जैसे x प्लस 2 बराबर 0, तो इसमें देखो दो व्यंजक है, एक है x प्लस 2, ये एक बीजीय व्यंजक है, और एक है 0, ये एक अंकगणितीय व्यंजक है ना। ये एक क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है x प्लस 2, और 0 क्या है? एक न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है। तो आप देखो, दोनों व्यंजकों के बराबर को दर्शा रहा है, समानता को दर्शा रहा है कि x प्लस 2 क्या है? और 0 आपस में बराबर है। x प्लस 2 और 0 आपस में बराबर हैं। तो एक समीकरण क्या दर्शाती है? दो व्यंजकों की समानता को दर्शाती है। ठीक है, अगर सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो बस आप ये ध्यान रखो, एक समीकरण में क्या क्या होता है? 3 चीजें होती है। एक समीकरण में क्या होता है? 3 चीजें होती है। पहली चीज क्या होता है? बराबर का निशान। दूसरी चीज क्या होता है दायां पक्ष। और तीसरी चीज होता है बायां पक्ष। ठीक है, ये इन 3 चीजों से मिलकर क्या बनती है? एक समीकरण बनती है। जैसे जैसे मैं कहूं x प्लस 4 बराबर 9, तो इसमें देखो बराबर का निशान भी है, इसमें बराबर का निशान भी है, इसमें दायां पक्ष भी है, ये दायां पक्ष है। जो बराबर के निशान के दाईं ओर है वो दायां पक्ष है, और इसमें बायां पक्ष भी है x प्लस 4। ठीक है, तो एक समीकरण में क्या क्या होता है? बराबर का निशान, और बराबर के निशान के दोनों ओर क्या होते हैं? व्यंजक। ये बात आप सबको समझ में आ गई है? ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। समीकरण क्या दर्शाता है? समानता दर्शाता है। किसकी समानता दर्शाता है? व्यंजकों की। जैसे ये x प्लस 2 बराबर 0,
इसमें x प्लस 2 एक व्यंजक है, 0 एक व्यंजक है, और ये बराबर का निशान दर्शा रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो एक समीकरण की सबसे अच्छी पहचान ये है कि उसमें बराबर का निशान होता है। ठीक है, सबको क्लियर हुई ये चीज? ठीक है, अब बराबर के निशान के जो बाईं ओर होता है उसको हम बायां पक्ष कहते हैं, जो दाईं ओर होता है उसको हम दायां पक्ष कहते हैं, और बीच में बराबर का निशान होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया एक समीकरण में क्या क्या होता है, बायां पक्ष, दायां पक्ष और बराबर का निशान। ये चीज सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं, हाँ रिपीट कर देता हूं, देखो इस क्वेश्चन में ही मैं रिपीट कर दूंगा। अगर मैंने आपके सामने दो चीजें लिखी, एक लिखा x+5 और एक लिखा मैंने x+5 बराबर y, मैंने ये लिखा, बताओ इन दोनों में से समीकरण कौन सा है? इसको मैं ए बोलता हूं, इसको बी बोलता हूं, बताइए इन दोनों में से समीकरण कौन सा है? इन दोनों में से समीकरण कौन सा है? सेकंड, सेकंड, बी, बी, वेरी गुड। ठीक है, तो दोबारा सुन लीजिए जिनको समझ में नहीं आया था, समीकरण क्या होती है? जिसमें बराबर का निशान हो। तो पहले वाले में तो बराबर का निशान है ही नहीं, तो ये तो समीकरण हो ही नहीं सकती। समीकरण में क्या होता है? समीकरण, नाम से देखो ना, समीकरण, समीकरण के शुरू में क्या आ रहा है? सम। सम का मतलब होता है समानता, और समानता कौन दर्शाता है? समानता कौन दर्शाता है? बराबर का निशान। तो एक समीकरण में सबसे पहली चीज क्या होती है? बराबर का निशान। तो बराबर का निशान ये रहा। और क्या होता है? एक बराबर के निशान के बाईं ओर बायां पक्ष, ये बायां पक्ष हो गया, x+5 क्या हुआ? बायां पक्ष। और ये जो y यानी बराबर के निशान के दाईं ओर जो है उसको हमने बोला दायां पक्ष या राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड RHS। क्लियर हो गया सभी को? तो क्या क्या होता है? बराबर का निशान, और बराबर के निशान के दोनों तरफ कुछ लिखा होता है, और जो कुछ लिखा होता है उसको हम कहते हैं व्यंजक। क्लियर हुआ? जिन्होंने रिपीट करने के लिए कहा था, एक मिनट, सत्यवान नाम से जो स्टूडेंट है, अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो आर टाइप कर दीजिए, और अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो आर टाइप कर दीजिए, और अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आपसे समीकरण पहचानने के लिए कहा जाए तो आप आसानी से पहचान लोगे। चलिए, इन दोनों में से पहचानिए समीकरण कौन सी है? y+2 बराबर 5 और y+2, इन दोनों में से समीकरण कौन सी है? ए, फर्स्ट, वेरी गुड, ए, ओके, ए, वेरी गुड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? बराबर का निशान। सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी है? बराबर का निशान। तो बराबर का निशान देखो, इसमें तो है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकती समीकरण, क्योंकि समीकरण में सबसे जरूरी क्या है? बराबर का निशान। क्यों? क्योंकि समीकरण क्या दर्शाती है? समानता, और वो समानता कब दर्शाएगी? जब उसमें बराबर का निशान। तो इसमें तो बराबर का निशान है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकती समीकरण। इसको देखो, इसमें बराबर का निशान है, और बराबर के निशान के एक तरफ बायां पक्ष और दाईं तरफ दायां पक्ष है, तो इसलिए यही समीकरण है। ठीक है, इसीलिए यही समीकरण है। तो अगर आपसे कोई समीकरण पहचानने के लिए कहे तो सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी है? बराबर का निशान। ये चीज, ये लाइन आप अगर याद रखोगे तो कभी भी चूक नहीं होगी आपसे समीकरण को पहचानने। ठीक है, समीकरण को आप कभी भी, आपसे कोई चूक नहीं होगी समीकरण को पहचानने में, अगर आपने ये चीज याद रखी कि समीकरण में सम आता है, सम का मतलब समानता होता है, समानता कौन दर्शाता है? बराबर का निशान। पोल में क्वेश्चंस करें, पोल में क्वेश्चंस करें, अगर ये बात आप सभी को समझ में आ गई है तो ठीक है। तो हाँ और ना में आपको जवाब देना है, पोल में आंसर करना है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपके सामने है, तो क्वेश्चन आप पढ़िए। पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि क्या x+2 बराबर 4 एक समीकरण है? पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, दो ऑप्शन है इसमें, ए और बी। अगर है तो हाँ पे आपको आंसर करना है, नहीं है तो ना पे। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या x+2 बराबर 4 एक समीकरण है। तो सभी लोग पोल में जाइए, आंसर करिए इस क्वेश्चन का जल्दी से, और बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। एक स्टूडेंट और बचे हैं, सबका आंसर एकदम सही है, सभी लोगों ने सही आंसर दिया है, लेकिन एक स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है, दो स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है। जल्दी आंसर करें इस क्वेश्चन का। क्या x+2 बराबर 4 एक समीकरण है? सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। है तो हाँ, हाँ पर आंसर दीजिए, नहीं है तो ना पर। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, एक स्टूडेंट बचे हैं, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5। ओके, आ गया है सभी का आंसर।
एक स्टूडेंट का आंसर गलत है, बाकी सबका सही है। तो जिनका गलत है वो ध्यान दें, दोबारा सुने ध्यान से। एक समीकरण में क्या होता है? समीकरण यानी सम मतलब समानता, सम मतलब समानता। समानता कौन दर्शाता है? बराबर का निशान। तो एक समीकरण में पहली चीज बराबर का निशान होता है। तो आप पहले बराबर का निशान ही ढूंढो। x+2 बराबर 4। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये बराबर का निशान आपको मिल गया। फिर उसके बाद आपको देखना है कि बराबर के निशान के बाईं और बायां पक्ष और दाईं और दायां पक्ष होना चाहिए। तो बायां पक्ष भी है और दायां पक्ष भी है, इसीलिए ये एक समीकरण है। तो हाँ, ये एक समीकरण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बताइए समीकरण कौन सी है? निम्न में से समीकरण की पहचान करनी है। चैट बॉक्स में बता दो कौन सी है इसमें से समीकरण। चार आपके सामने लिखे हुए हैं। सी, सी, वेरी गुड। तो फिर से वही बात, समीकरण मतलब समानता, मतलब बराबर। बराबर का निशान किसके पास है? इसके पास है ना। तो इसके पास है ना, इसके पास है ना, इसके पास है। तो बराबर का निशान भी है इसके पास, दोनों तरफ बाएं और दाएं पक्ष। तो इसलिए ये एक समीकरण है। ठीक है, चलिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे पोल में आप सभी लोग। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, चार ऑप्शन है। आपको इसमें पहचानना है कि समीकरण कौन सी है। ओके, यस, बताइए। सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। निम्न में से समीकरण की आपको पहचान करनी है। ओके, ओके, दो लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। एक स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। समीकरण की पहचान करनी है, चार ऑप्शन आपके पास हैं। निम्न में से समीकरण की पहचान कीजिए। आखिरी 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। यस, तो आपको समीकरण पहचाननी है इसमें। तो सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी होती है? सम। सम मतलब समानता, मतलब बराबर का निशान। तो किसके पास है बराबर का निशान? इसके पास। अब इसके पास बराबर का निशान है, बराबर के निशान के दोनों तरफ क्या है? व्यंजक है। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, ए के पास भी नहीं है बराबर का निशान, बी के पास भी नहीं है और डी के पास भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। ठीक है, आसान है समीकरण पहचानना। जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे समीकरण क्या होती है। ठीक है, आसान है पहचानना। ठीक है, तो जल्दी से पहचानिए। इसमें भी आपको बताना है कि समीकरण कौन सी है। चार ऑप्शन आपके पास हैं, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। चलिए, ओके, करिए सभी लोग आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तीन लोग और बचे हैं, आंसर करिए जल्दी से जो लोग बच गए हैं। समीकरण की पहचान करनी है। तीन लोग, तीन स्टूडेंट्स का आंसर आना बाकी है। सर हमारी कॉल चालू नहीं हो रही। क्या क्या नहीं हमारी हो रहा? कॉल ताने चालू नहीं हो रही। पोल क्या नहीं हो रही? कॉल चालू नहीं हो रही सर, दिया नहीं जा रहा आंसर। क्या प्रॉब्लम आ रही है? होता है ऐसे हमारे साथ। नहीं होता सर, प्रॉब्लम क्या आ रही है मतलब? पोल नहीं आ रहा क्या आपके पास? कॉल तो आ रहा है सर जी, तो वो आंसर देने जा रहे हैं ना, तो चल नहीं रहा। तो हो सकता है आपका नेटवर्क की प्रॉब्लम हो या फिर
गूगल मीट अपडेट कर लो, है ना, अपडेट ना हो ऐसा भी हो सकता है। कोई बात नहीं, आप चैट बॉक्स में आंसर दे देना और अपने जो गूगल मीट ऐप है ना उसको दोबारा से अपडेट कर लेना, ठीक है। और नेटवर्क भी आप देख लेना, नेटवर्क की तो प्रॉब्लम नहीं है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। वेरी गुड, सबका आंसर सही है। तो समीकरण की पहचान आपको करनी थी, तो आप देखोगे इसमें समीकरण में सबसे पहले क्या होना चाहिए, बराबर का निशान। तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। इसमें है बराबर का निशान, बराबर के निशान के दोनों तरफ व्यंजक लिखे हुए हैं, तो यही एक समीकरण है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन सी। सबको क्लियर है यहां तक? तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर सबको क्लियर है यहां तक तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं समीकरण के प्रकार की। तो 3 प्रकार की समीकरण होती है, एक होती है रैखिक, एक होती है द्विघात, एक होती है त्रिघात समीकरण। ठीक है, रैखिक में क्या होता है, चर की अधिकतम घात 1 होती है। द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होती है और त्रिघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 3 होती है। ठीक है, जैसे बहुपद थे ना, बहुपद में तो ऐसे थे, चर की अधिकतम घात 1 होती थी तो रैखिक बहुपद होते थे, 2 होती थी तो द्विघातीय बहुपद, 3 होती थी तो त्रिघातीय बहुपद। आप यहां पर देखो, जैसे मैंने लिखा x की घात 3 माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। और मैं आपसे कहूं, बताओ ये कौन किस टाइप की समीकरण है, क्या ये रैखिक है, क्या ये द्विघात है, क्या ये त्रिघात है? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है अधिकतम घात कितनी है ना। क्या देखना है, अधिकतम घात कितनी है। तो चर की अधिकतम घात आप देखो, चर क्या है यहाँ पर, x है, x, उसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है ना। यहाँ पर 1 है तो अधिकतम तो 3 हुई ना, और जब अधिकतम घात 3 होती है उसको हम कहते हैं त्रिघात के समीकरण। तो ये होगी त्रिघात समीकरण। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 3, और मैं आपसे कहूं बताओ ये किस टाइप की समीकरण है, तो आप क्या देखोगे, चर की अधिकतम घात, चर क्या है यहाँ पर, x है, और x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बोलूं x प्लस वाई बराबर 3, और मैं आपसे कहूं बताओ ये कैसे समीकरण है, या y की जगह आप कुछ और लिख लो, x प्लस 4 कह दूं मैं, x प्लस 4 बराबर 0 मैंने कहा। तो ये कैसी समीकरण है, इसमें चर क्या है, x है और x की अधिकतम घात 1 है, तो इसको हम बोलेंगे रैखिक समीकरण। ठीक है, तो 3 प्रकार की समीकरण होती है, रैखिक, द्विघातीय और त्रिघातीय। ये सबको क्लियर है। रैखिक में चर की अधिकतम घात 1 होती है, द्विघातीय में चर की अधिकतम घात 2 होती है और त्रिघातीय में 3 होती है। कोई डाउट? हाँ जी, माइक ऑन है किसी का? कल्याण सिंह नाम से जो स्टूडेंट है, कल्याण सिंह नाम से जो स्टूडेंट है आपका, आपने अगर गलती से माइक ऑन कर दिया तो कोई बात नहीं, और अगर जानबूझ के किया है तो प्लीज मत कीजिए। ठीक है, अगर दोबारा ऐसा होता है तो फिर मैं माइक बंद कर दूंगा सभी के, है ना, फिर सर उससे सॉरी प्रॉब्लम सर, होगी। कोई सॉरी बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये थे हमारे समीकरण के प्रकार, रैखिक, द्विघातीय और त्रिघातीय। अब बात करते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। अच्छा, रैखिक सबको समझ में आया, रैखिक का मतलब क्या होता है, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, बताओ। रैखिक में चर की अधिकतम घात कितनी होती थी रैखिक समीकरण में, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, चर की अधिकतम घात 1 होती थी। ठीक है, एक चर वाले, तो ऐसे समीकरण जिसमें क्या हो, एक चर हो और चर की अधिकतम घात 1 हो और वो समीकरण हो, उसको हम क्या कहते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो अगर आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण पहचानने तो कैसे पहचानोगे, एक चर वाले मतलब जिसमें एक ही चर हो। ठीक है, रैखिक मतलब चर की अधिकतम घात 1 हो, समीकरण मतलब 2 पक्षों और उनके बीच में समता का चिन्ह यानी बराबर का निशान।
ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक यहाँ लिख के दिखा देता हूं। मैंने लिखा x + 3 = 4। देखो बताओ इसमें कितने चर हैं? इसमें कितने चर हैं? इसमें कितने चर हैं? एक ही है ना, और वो क्या है? x। तो ये एक चर वाली हो गई। इसमें कितने चर हैं? एक चर है, तो ये कितने चर वाली हो गई? एक चर वाली। ठीक है, पहली चीज क्लियर। चर की अधिकतम घात कितनी है? चर की अधिकतम घात कितनी है? एक है ना। चर x है, उसकी घात कितनी है? एक है ना। तो ये रैखिक हो गई, एक चर वाली हो गई, रैखिक हो गई। इसमें बराबर का निशान लगा है, इसमें बराबर का निशान लगा है, तो ये समीकरण हो गई। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा? एक चर वाली, क्योंकि इसमें एक चर है। रैखिक, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात एक है। समीकरण इसको इसलिए बोलूंगा क्योंकि इसमें बराबर का निशान है। वर्ड टू वर्ड जो नाम है टॉपिक का, जो टॉपिक का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसी से आपको समझना है ना। नाम में सब कुछ छुपा है, इसके नाम ही सब कुछ बता रहा है। एक चर हो, रैखिक हो, रैखिक मतलब चर की अधिकतम घात एक हो, समीकरण हो मतलब बराबर का निशान। ये तीन चीजें आपको ढूंढनी है। अगर ये तीन चीजें आपको मिल गई तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक चर वाली रैखिक समीकरण बोलेंगे। सबको क्लियर हुआ कैसे पहचानना है एक चर वाले रैखिक समीकरण? बताइए, है ना। सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी है? एक चर होना चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है? चर की अधिकतम घात एक होनी चाहिए। तीसरी चीज आपको क्या देखनी है? कि वो समीकरण होनी चाहिए, यानी उसमें बराबर का निशान होना चाहिए। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, उससे हम समझते हैं। जैसे आपके सामने यहां पर एग्जाम्पल्स हैं बहुत अच्छे अच्छे, इनको समझते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं ले रहा हूं पहला एग्जाम्पल, x - 1 = 2। इसमें बताइए, आपको बताना है कि क्या ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है? एक चर वाली रैखिक। अब देखो, जो नाम लिखा हुआ है ना, मैं इसी नाम से सब कुछ कर दूंगा। मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं करूंगा, नाम में सब कुछ है। देखो, नाम पहले क्या कह रहा है? एक चर वाली। नाम पहले क्या कह रहा है? कि वो कितने चर वाली होनी चाहिए? एक चर वाली। तो क्या ये एक चर वाली है? कितने चर हैं इसमें? एक ही है, जो कि है x। पहली बात, चर क्या होते हैं ये आपको पता है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये सब क्या होते हैं? ये जो इंग्लिश के जितने भी अक्षर है ना, इन सबको हम गणित में क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। ये सब आपको पता होगा, ये हमने काफी पहले पढ़ा था, दोबारा इसलिए बता दिया जिससे अगर किसी स्टूडेंट ने वो क्लास ना ली हो तो उनको याद आ जाए। तो चर क्या होते हैं? जिसमें जितने भी अंग्रेजी के अक्षर होते हैं गणित में उनको हम चर बोलते हैं। हाँ, पता होगा, यस, वेरी गुड। तो इसमें कितने चर हैं? इसमें कितने अंग्रेजी के अक्षर हैं? एक ही तो है, एक्स। कितने अंग्रेजी के अक्षर है? एक। कितने चर है? एक। तो ये एक चर वाली होगी। उसके बाद रैखिक। रैखिक कैसे ढूंढोगे? चर की घात देखो, चर की घात कितनी होनी चाहिए? एक। चर की घात कितनी होनी चाहिए? एक। तो इस चर की x की घात कितनी है? एक। तो ये रैखिक भी हो गई। समीकरण, समीकरण का मतलब है बराबर का निशान होना चाहिए, तो बराबर का निशान भी है। तो ये एक चर वाली रैखिक समीकरण हो। बताइए, समझ आया सभी को? सभी को समझ आया? कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई, प्लीज, कोई भी डाउट हो। ठीक है, चलो सेकंड वाले को देखो, नंबर 2 को। क्या लिखा है नंबर 2 में? एक मिनट। 2y - 3 बराबर 2y - 3 बराबर y+7। आपको बताना है कि क्या ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है? बताइए, है या नहीं? सभी लोग बताएं, है या नहीं? यस, यस सर, ये भी है, यस यस सर है। बाकी लोग बताइए, बाकी लोग बताइए, क्या ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है? साहिल बोल रहे हैं यस सर है। सानिया बोल रही है यस सर है। यस, बिल्कुल है। क्यों है? देखो, सबसे पहले एक चर वाली, तो इसमें कितने चर हैं? एक ही तो है, वाई। कितने हैं? एक ही है ना। यहां पर भी वाई है, यहां पर भी वाई है, तो ये एक चर वाली होगी। रैखिक,
रैखिक का मतलब क्या है कि चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, एक। चर क्या है यहाँ पर y, और y की अधिकतम घात कितनी है, एक ही तो है दोनों तरफ जगह, y की घात दोनों जगह एक ही तो है, तो ये रैखिक भी हो गई। इसके बाद समीकरण, समीकरण का मतलब क्या है कि इसमें बराबर का निशान होना चाहिए, इक्वल टू का साइन होना चाहिए, बराबर का निशान होना चाहिए, तो वो भी इसमें है, तो ये क्या हो गई, एक चर वाली रैखिक समीकरण। क्लियर, क्लियर है ये चीज, बताइए सभी को ये चीज क्लियर है, आसानी से पहचान लोगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको लिखा मैंने देता हूं। अगला है एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 7, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 7। बताइए क्या ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है? ओके, अंजलि बोल रही है नहीं है, मनीषा बोल रही है नहीं है, क्यों नहीं है ये भी बता दो, कोई भी माइक ऑन करके, अंजलि या मनीषा। सर क्योंकि इसमें है ना चर की अधिकतम घात 2 है। क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, तो उससे क्या हो जाएगा अंजलि? सर क्योंकि जो रैखिक समीकरण होता है ना उसमें चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ठीक है, तो जैसा कि इन्होंने बताया, पहली चीज हमें देखना है क्या यह एक चर वाली है, तो बिल्कुल इसमें एक ही चर है, इसमें एक ही चर है, और वो क्या है, एक्स है, वो क्या है, एक्स है, एक चर वाली ये है, और वो चर क्या है, एक्स है। रैखिक, रैखिक का मतलब होता है कि चर की अधिकतम घात एक होनी चाहिए, यहां पर कितनी है, 2 है, यहां पर कितनी है, 2 है। ठीक है, रैखिक में कितनी होती थी, अधिकतम घात एक, यहां पर है 2, तो इसलिए ये रैखिक नहीं है। ठीक है, तो ये एक चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है। क्लियर सभी को क्यों नहीं है? अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दीजिए, समझ आएगा तो वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी से, जल्दी से। देखिए दोबारा रिपीट कर देता हूं, देखो सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज आपको यहां पर देखना है, ये मैं सारा ही हटा देता हूं, एक चर। अच्छा ये बताओ इसमें कितने चर हैं, जिनको समझ में नहीं आया वो ध्यान से देखे, बताओ इसमें कितने चर हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 7, इसमें कितने चर हैं, कितने चर हैं इसमें, कितने हैं, सानिया बताइए कितने चर हैं इसमें? एक ही है, एक ही है ना, एक्स। ठीक है, एक चर वाली तो ये है। अब बात आती है रैखिक की, क्या ये रैखिक है, क्या ये रैखिक है? रैखिक का मतलब होता है कि चर की अधिकतम घात एक हो, रैखिक का मतलब क्या है कि चर की अधिकतम घात एक हो, यहां पर कितनी है, 2 है ना, जो चर x है उसकी घात कितनी है, 2 है, रैखिक में कितनी होती है, एक, तो ये रैखिक हुई नहीं, और जब ये रैखिक ही नहीं हुई तो हम इसको रैखिक समीकरण नहीं बोलेंगे, यानी एक चर वाली रैखिक समीकरण ये नहीं है। अब आया समझ में, अब आया समझ में? ठीक है, आपको तीनों चीजें सेटिस्फाई करानी है, तीनों चीजें होनी चाहिए। पहली चीज एक चर एक वेरिएबल, दूसरी चीज रैखिक यानी वेरिएबल या चर की जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, तीसरी चीज समीकरण यानी उसमें इक्वल टू या बराबर का निशान होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज किसी के पास है तो वो एक चर वाली रैखिक समीकरण है। ठीक है, चलो इसको देखो, इसको बताइए, y प्लस जेड बराबर 5, y प्लस जेड बराबर 5, बताइए कितने चर हैं इसमें, क्या ये एक चर वाला है? इसमें तो चर ही दो आ गए, एक y और एक z, इसमें कितने चर हैं, 2 चर y और z, तो ये तो एक चर वाला है ही नहीं, तो आगे हम कुछ चेक ही नहीं करेंगे, हमें तो क्या चाहिए, तीनों चीजें चाहिए ना, एक चर होना चाहिए, हमें क्या चाहिए, तीनों चीजें चाहिए, एक चर होना चाहिए, रैखिक होनी चाहिए, और समीकरण होनी चाहिए, तीनों चीजें होनी चाहिए, लेकिन इसमें तो चर 2 आ गए, तो ठीक है नहीं है ये। क्लियर, तो एक एक करके आपको ये तीनों चीजें देखनी है, एक चर
चर की अधिकतम घात 1 और बराबर का निशान। क्लियर है सभी को ये चारों जो हमने किए हैं? ठीक है, तो ये जो दोनों थे ये तो थे एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, ये दोनों तो थे एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये नहीं थे। कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। बताइए इसमें से आपको एक चर वाला रैखिक समीकरण पहचानना है, कौन सा है एक चर वाला रैखिक समीकरण, इनमें कौन सा है बताओ सभी लोग। सबसे पहले ढूंढो एक चर किसके पास है, फिर देखो रैखिक कौन सा है, फिर देखो समीकरण कौन सा है। करिए सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। फर्स्ट ओके ओके वेरी गुड, ए वेरी गुड। तो देखो सबसे पहले क्या ढूंढोगे, सॉरी, सबसे पहले क्या ढूंढोगे आप, एक चर। तो पहले ऑप्शन में कितने चर हैं, एक ही है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। आगे देखो इसमें कितने चर हैं, दो हैं, एक्स और वाई, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें कितने चर हैं, दो हैं, एक्स और जेड, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें कितने चर हैं, एक्स, एक, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। ऐसे चेक करना है जैसे मैं चेक कर रहा हूं। सबसे पहले एक चर, तो एक चर आपको मिल गया पहले वाले में और चौथे वाले में एक एक चर है। उसके बाद देखो रैखिक, ठीक है, दूसरे और तीसरे तो हमारे कट चुके हैं, तो पहले और तीसरे में देखो रैखिक कौन सा है, सॉरी पहले और चौथे में, समझ रहे हो। सबसे पहले मैंने क्या देखा, एक चर, तो पहले वाले में एक चर था, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। दूसरे वाले में दो चर हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। तीसरे वाले में दो चर हैं, ये भी नहीं होगा। चौथे वाले में कितने चर हैं, एक ही है, एक्स, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अब देखो रैखिक, अब देखो ये वाला और ये वाला तो है ही नहीं आंसर, तो इसको हटा दो। पहले और चौथे को देखो रैखिक कौन सा है, रैखिक मतलब चर की अधिकतम घात एक होनी चाहिए। इसमें एक्स की घात एक है और इसमें एक्स की घात दो है, तो हमें तो एक चाहिए, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद देखो समीकरण, तो देखो इसमें बराबर का निशान भी है, तो ये एक चर भी है इसमें एक्स, ये रैखिक भी है और ये समीकरण भी, तो इसलिए सही आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दीजिए, अगर समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से सभी लोग, एवरीवन जल्दी से। अगर सभी को समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है, अच्छा सत्यवान नाम से जो स्टूडेंट है उन्होंने आर टाइप किया है, एक बार और सुन लो। बताइए सत्यवान नाम से जो स्टूडेंट है, आप अपना माइक ऑन करिए, मुझे बताइए कि इन चारों में से एक चर किस किस के पास है। कैसे चेक करोगे, सबसे पहले आपको ढूंढना है एक चर, तो बताइए इन चारों में से एक चर किस किस के पास है। पहले वाले के पास कितने चर हैं बताइए, जीतू, ओके, हाँ जीतू बताइए पहले वाले के पास कितने चर हैं, एक ही है ना, एक्स, तो एक चर वाला हमें चाहिए था, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। दूसरे ऑप्शन में कितने चर हैं, दो, एक्स और वाई, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें तो एक चर चाहिए था। तीसरे ऑप्शन में कितने चर हैं, एक्स और जेड, दो, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। चौथे वाले में कितने चर हैं, एक, जो कि है एक्स, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो एक चर वाले हमें कौन मिले, दो मिल गए। अब देखो रैखिक, पहले रैखिक का मतलब क्या होता है, चर की अधिकतम घात एक हो, चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी होनी चाहिए, एक। तो पहले और चौथे में ये देखो, पहले और चौथे से मतलब ये है इसमें और इसमें, ये देखो कि चर की अधिकतम घात एक किस में है ना, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वन होनी चाहिए, वो किस में है, पहले में या चौथे में। तो इसमें देखो एक्स की घात एक है, इसमें एक्स की घात दो है, तो एक चाहिए ना हमें, क्योंकि रैखिक में एक होती है, तो लास्ट वाला भी हमारा आंसर नहीं होगा, बचा क्या, एक। अब इसमें समीकरण, समीकरण के लिए हम बराबर का निशान देखेंगे, तो इसमें बराबर का निशान भी है, तो यही हमारा आंसर होगा। अब आया समझ में सभी को, अब आया सभी को समझ में, जल्दी बताइए, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। ठीक है, तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कौन सा है, पोल में आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है x माइनस वन बराबर जीरो, ऑप्शन बी है x प्लस एक बराबर वाई, ऑप्शन सी है x माइनस पांच बराबर जेड, ऑप्शन डी है एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर सी।
4 ऑप्शन, आपको बताना है कि कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग। यस, जल्दी करिए, 3 लोग और बचे हैं, 3 लोग और बचे हैं, जल्दी आंसर कर दें। वेरी गुड, जल्दी से। आसान सा सवाल है। सबसे पहले एक चर ढूंढो, फिर रैखिक ढूंढो, और फिर समीकरण ढूंढो। दो लोग और बचे हैं, जल्दी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 2 स्टूडेंट्स और बचे हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। चलिए, लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, वेरी गुड। एक बच्चे ने आंसर नहीं दिया है सिर्फ, बाकी सबका आंसर आ गया था, और एक बच्चे का गलत था। तो जिसने आंसर नहीं दिया है और जिनका गलत था वो ध्यान दें। सबसे पहले एक चर ढूंढो किसमें है। इसमें कितने चर हैं? एक ही है, एक्स, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। इसमें कितने चर हैं? 2, एक्स और वाई, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें कितने चर हैं? 2, एक्स और जेड, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें कितने चर हैं? एक ही है, एक्स ही, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। इसके बाद रैखिक। रैखिक का मतलब यह है कि चर की घात कितनी होनी चाहिए? 1। तो यहाँ पर चर की घात 1 है, यहाँ पर कितनी है? 2 है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि रैखिक में तो 1 होती है। उसके बाद क्या चाहिए? समीकरण। समीकरण में क्या होता है? बराबर का निशान, तो इसमें बराबर का निशान भी है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर यहां पर? कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए, इसमें भी आपको एक चर वाला रैखिक समीकरण पहचानना है, इस क्वेश्चन में भी। तो पहचानिए, एक चर हो, रैखिक हो और समीकरण हो, पोल में आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। चलिए करिए। एक चर हो, रैखिक हो और समीकरण हो। वेरी गुड, वेरी गुड। तीन लोग और बचे हैं, 4 लोग और बचे हैं, जल्दी आंसर कर दीजिए। 3-4 लोग और बचे हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें। बहुत आसान सवाल है, जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था कुछ उसी तरीके का है। आपको एक चर चाहिए, रैखिक चाहिए और समीकरण चाहिए, ये 3 चीजें चाहिए आपको। जल्दी से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। 4 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। तीन लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। चलिए, आखिरी 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड्स आपके पास हैं, आंसर करें इस क्वेश्चन का। लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, तो सबसे पहले क्या ढूंढना है? बताइए क्या ढूंढे सबसे पहले? एक चर। एक चर, इसके पास एक चर है। वेरी गुड, ये हमारा आंसर हो सकता है। इसके पास कितने चर हैं? एक्स और वाई, 2 हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसके पास कितने चर हैं? एक चर है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। इसके पास कितने चर हैं? एक चर है, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, यानी हमें यहां पर ए, सी और डी पता चल गया कि इन तीनों में से हमारा कोई आंसर है। उसके बाद रैखिक। रैखिक का मतलब ये है कि चर की अधिकतम घात 1 हो, तो यहाँ पर चर क्या है? एक्स, उसकी अधिकतम घात 1 है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। ये तो है ही नहीं, बी तो है ही नहीं हमारा आंसर। इसमें भी चर क्या है? एक्स, उसकी अधिकतम घात 1 है, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। उसके बाद इसमें चर क्या है? एक्स और उसकी अधिकतम घात 2 है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि रैखिक में चर की अधिकतम घात 1 होती है। ठीक है, क्लियर? तो बी और डी तो हमारे आंसर नहीं होंगे। अब ए और सी में हमें तीसरी चीज और चेक करनी पड़ेगी, वो है समीकरण।
समीकरण का मतलब होता है, इक्वेशन का मतलब होता है उसमें इक्वल टू का साइन हो, बराबर का निशान हो। तो ऑप्शन ए में देखो यहां तो है ही नहीं, ऑप्शन ए में तो कोई बराबर का निशान नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी में बराबर का निशान है, यानी इसके पास तीनों चीजें हैं। क्या क्या? एक चर यानी एक वेरिएबल है, रैखिक यानी चर की अधिकतम घात एक है, समीकरण यानी इक्वेशन यानी इसमें बराबर का निशान है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सोचना है, हाँ, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक एक वर्ड के हिसाब से सोचना है। ठीक है, तो सारा आंसर आपके क्वेश्चन में ही है ना? उसको बस आपको चेक करना है किसमें है किसमें नहीं है। पहले चर ढूंढो, फिर रैखिक ढूंढो, फिर समीकरण ढूंढो, अंत में लास्ट में इन द एंड आपको एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जिसमें ये तीनों चीजें होंगी। चलो, इसमें भी आपको वही काम करना है, एक चर वाला रैखिक समीकरण पहचानना है। पहचानिए, पोल में आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। चार ऑप्शन है। हाँ जी, करिए। वेरी गुड। एक चर वाला रैखिक समीकरण पहचानना है, सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चार ऑप्शन आपके पास हैं, ए बी सी डी। उसमें आपको सही आंसर ढूंढना है, क्या होगा। एक चर हो, वो रैखिक हो, और वो एक समीकरण हो। ये तीन चीजें आपको देखनी है। हाँ जी, चार लोग अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। चार लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी आंसर करें इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, जल्दी से। तीन लोग और बचे हैं, जल्दी आंसर करिए। आखिरी 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और हैं आपके पास। जल्दी जल्दी करिए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, आप चैट बॉक्स में अपने अपने आंसर लिख दो, आप लोगों ने क्या क्या आंसर दिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में मतलब कुछ अलग ऐसा था नहीं, फिर भी चार पांच लोगों ने गलत कर दिया। कुछ अलग नहीं था इसमें। डी 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 डी, ओके, डी, सी, ओके। बाकी लोगों ने क्या क्या आंसर दिए हैं भाई? मनीषा, सानिया, अंजलि, जीतू, साहिल, इन लोगों ने डी आंसर दिया है। बाकी लोगों ने क्या आंसर दिए हैं? तो इसका सही आंसर डी ही है। वो क्यों है मैंने आपको बताया, तो आपको कैसे ढूंढना है। सबसे पहले एक चर, एक चर किसके पास है? इसके पास कितने चर हैं? वाई और जेड। इसके पास तो दो हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये तो पहले ही हटेगा। इसके पास तो तीन तीन है, एक्स जेड और वाई, तीन चर हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसके पास एक चर है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। इसके पास भी एक चर है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। यहां तक क्लियर? ए और बी तो हमारे आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें तो चर ही दो और तीन है। उसके बाद रैखिक, रैखिक देखो, सी में चर क्या है? एक्स, उसकी घात कितनी है? दो। लेकिन रैखिक में तो चर की अधिकतम घात कितनी होती है? एक। कोई बात नहीं, सॉरी मत बोलो, हो जाती है गलती। तो रैखिक का मतलब क्या है? चर की अधिकतम घात एक होनी चाहिए। यहां पर दो है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। होनी कितनी चाहिए? एक। तो यहां पर है भाई एक, तो यहां पर भी देखो एक्स की घात एक है, यहां पर भी एक्स की घात एक है। उसके बाद समीकरण होना चाहिए। समीकरण का मतलब यह है कि उसमें बराबर का निशान हो, तो इसमें बराबर का निशान भी है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। यहां तक क्लियर? बताओ, समझ आया? जल्दी बताइए। ओके, तो ये था एक चर वाले रहित समीकरण को पहचानना। अब क्योंकि 10 मिनट अभी है, तो हम इसको थोड़ा क्या कर लेते हैं, इसका थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। समीकरण का हल क्या होता है, क्या मतलब है इस लाइन से कि समीकरण का हल करो। तो सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन या समीकरण का हल, इसका मतलब होता है कि समीकरण में उपस्थित चर का मान निकालना। चर का मान निकालना, ठीक है। समीकरण का हल, इसका मतलब क्या होता है कि चर का मान निकालना। जैसे मैं कहूं, मैंने कहा
x प्लस 5 बराबर 3 को हल करो। तो जब मैं कह रहा हूं हल करो या इसको सॉल्व करो, तो इसका मतलब ये है कि मैं कह रहा हूं x का मान निकालो। ठीक है, ठीक है। हल करने का मतलब क्या है कि x का मान निकालो। ठीक है, तो समीकरण को हल करने से मतलब क्या है कि समीकरण में उपस्थित चर, इस समीकरण में चर क्या है, x है, तो इस x का मान निकालो। हल करने का मतलब क्या है कि इस x का क्या निकालो, मान निकालो, इस x की वैल्यू निकालो। क्लियर हुई ये चीज? -2, हाँ -2 ही आएगा, यह भी हम आगे सीखेंगे। पहले बताओ ये चीज क्लियर हुई कि हल करने का मतलब क्या है कि समीकरण में उपस्थित चर का मान निकालना। ठीक है, समीकरण का हल क्या करता है, समीकरण को संतुष्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि समीकरण का हल समीकरण को संतुष्ट करता है, तो संतुष्ट करने का मतलब यह है कि जो LHS है वो RHS के बराबर आता है। ठीक है, या मैं कह दूं बायां पक्ष जो है वो दाएं पक्ष के बराबर आता है। एक समीकरण में दो पक्ष होते हैं ना, जैसे मैं समीकरण लिखूं x² - 5x + 4 = 0। मैंने एक समीकरण लिखी, ठीक है, इसमें ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। तो इस x के किसी मान के लिए अगर ये बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ जाए, तो इसका मतलब वो समीकरण को संतुष्ट करता है ना। मैंने आपको मतलब समझाया संतुष्ट करने का। संतुष्ट करने का मतलब यह है कि जो LHS है वो RHS के बराबर आ जाए, बस इतना समझ लो। संतुष्ट का मतलब क्या है, LHS और RHS आपस में बराबर। ठीक है, ओके, चलिए अभी हम इसको आगे समझेंगे। अब जैसे ये एक क्वेश्चन है आपके सामने कि क्या x = 3 समीकरण 2x - 2 = 4 का एक हल है। तो अभी हमने एक लाइन पढ़ी कि समीकरण का हल क्या करता है, समीकरण को संतुष्ट करता है। तो अगर x = 3 इस समीकरण का हल है, तो ये क्या करेगा, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। मैं सही कह रहा हूं या गलत कर रहा हूं? इस लाइन में देखो क्या लिख रहा है कि समीकरण का हल समीकरण को संतुष्ट करता है। तो अगर x = 3 इस समीकरण का हल है, तो ये x = 3 क्या करेगा, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। ये बात आप सबको समझ में आ गई है जो मैं कहना चाह रहा हूं? पहले बताओ, जल्दी बताइए। ठीक है, तो संतुष्ट करने का मतलब मैंने ये बताया था कि पहले LHS लो इसका। बायां पक्ष क्या है, 2x - 2। 2x - 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2x को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × x - 2। ठीक है, और x बराबर के क्या है, 3, वो मैं यहां पर रख देता हूं। तो 2 × 3 - 2, और 2 की जब 3 में गुणा करोगे तो 6 - 2 = 4। LHS को जब मैंने सॉल्व करा, LHS को, ये LHS था ना 2x - 2, सिर्फ LHS लिया मैंने बायां पक्ष 2x - 2, इसमें x का मान 3 रखा, और x का मान जब इसमें 3 रखा और इसको सॉल्व करा तो मुझे क्या मिला, 4। ठीक है, और RHS कितना है, RHS भी 4 है, RHS भी कितना है, 4 है। यानी LHS बराबर क्या आ गया, RHS। LHS बराबर क्या आ गया, RHS। यानी मैंने अभी बताया था कि LHS बराबर RHS का मतलब क्या है कि समीकरण को संतुष्ट करना। तो यहां पर जो x का मान है वो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, इसका हल होगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई है ना। समीकरण का हल समीकरण को संतुष्ट करता है, और यहां पर पूछा गया है कि क्या x = 3 इस समीकरण का हल है, तो आप संतुष्ट करा दो। अगर संतुष्ट कर दिया तो है, नहीं करा तो नहीं है। तो x = 3 मैंने इसमें रखा LHS में, और LHS में जब रखा तो RHS के बराबर आ गया, तो इसने इस समीकरण को संतुष्ट कर दिया। तो इसका मतलब x = 3 इस समीकरण का हल है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। दिए गए समीकरण 2x - 3 = 5 का हल ज्ञात कीजिए। अब बात आती है कि समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। अच्छा, आपको ये चीज पता है कि बराबर के दूसरी तरफ जाकर चिन्ह बदल जाते हैं अगर बराबर का निशान लगा है। जैसे ये है 2x - 3 = 5, अगर माइनस बराबर के दूसरी तरफ जाता है वो प्लस हो जाता है। ठीक है, प्लस बराबर के दूसरी तरफ जाता है माइनस हो जाता है। गुणा बराबर के दूसरी तरफ जाकर भाग हो जाता है। भाग बराबर के दूसरी तरफ जाकर गुणा हो जाता है। ये चीज आप सबको पता है, जल्दी बताइए। नहीं भी पता है कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा इसको, मैं जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूं जिससे मुझे आइडिया लग जाए कि मुझे कहां तक जाना है। ठीक है, नहीं पता है, ठीक है, कुछ बच्चों को पता है, कुछ बच्चों को नहीं पता है, तो आइए जानते हैं इस बारे में। देखो, जब भी आपको समीकरण को हल करना है
तो हमेशा ध्यान रखना, समीकरण आपको दी हुई होगी बिखरे हुए रूप में। समीकरण क्या होगी? बिखरी होगी, है ना। उस समीकरण को आपको सबसे पहले क्या करना है? समेटना। समेटने का मतलब ये है कि बराबर का निशान बीच में लगाओ, बराबर के एक तरफ होने चाहिए चर वाले पद, और बराबर के दूसरी तरफ होनी चाहिए सिर्फ संख्याएं। ठीक है, मैं अभी आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इस, क्योंकि 3-4 मिनट ही बचे हैं क्लास में। इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं, पूरे विस्तार से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे इसको। बस आप अभी इतना समझ लो, सब बिखरी हुई चीजें होती है, हमें उसको समेटना होता है। जैसे किचन होती है, हमारी रसोई होती है, रसोई में हल्दी का डिब्बा अलग होता है ना। हल्दी हम अलग डब्बे में रखते हैं, चीनी अलग डब्बे में रखते हैं, नमक अलग डब्बे में रखते हैं। कहीं ऐसा देखा है आपने कि एक ही डब्बे में तीनों चीजें मिक्स करके रख दी हो, है ना। कहीं ऐसा देखा है आपने? आपकी जो किचन है, रसोई है, उसमें ये सब अलग अलग होती है, चाय की पत्ती अलग जगह होती है, मिक्स नहीं होती। तो इस समीकरण को भी हमें इसी रूप में लाना है, मतलब अलग अलग चीजों को करना है। अलग अलग करने का मतलब ये है कि बराबर के निशान के एक तरफ आपको सब रखने हैं चर वाले पद, जिनमें चर आ रहा हो, और बराबर के निशान के दूसरी तरफ आपको रखनी है संख्या। जैसे आप इस क्वेश्चन में देखो, इसमें देखो, ये चर वाला पद है क्योंकि इसमें चर आ रहा है, और ये एक संख्या है, ये मिक्स है। यहाँ पर हल्दी और चीनी यहाँ पर मिक्स हो गई, हमें ऐसे मिक्स नहीं छोड़ना है, इनको अलग अलग करना है। संख्याएं बराबर के एक तरफ होनी चाहिए और चर वाले पद बराबर के दूसरी तरफ होनी चाहिए। ठीक है, इसी पॉइंट पर मैं इस क्लास को रोक रहा हूं। चीनी, हल्दी, नमक, चाय पत्ती के बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, कैसे अलग करना है। अब कुछ रूल होते हैं, उन रूल्स को हमें फॉलो करके चलना होता है, अपने मन से हम कुछ नहीं कर सकते। रोड पर भी, सड़क पर भी जब हम चलते हैं तो रूल फॉलो करने हमें पड़ते हैं, है ना। अपनी लाइफ में भी हमें, अपने जीवन में भी रूल ही फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें कुछ रूल्स होते हैं, वो फॉलो करने पड़ते हैं। रूल्स ये होते हैं कि बराबर के दूसरी तरफ जाकर प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, गुणा भाग हो जाता है, भाग गुणा हो जाता है। क्या होता है, कैसे होता है, पूरा अच्छे से हम जानेंगे अगली क्लास में, यानी मंडे को। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि समय की समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। और अब जिनका कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट पूछ लो। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। जिनके कोई डाउट नहीं है वो लोग जा सकते हैं। ओके, हाँ जी, ठीक है, पूछिए अपने अपने डाउट। सभी लोग क्या क्या डाउट हैं आपके?